हेलो ज्योग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है अपनी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भूगोल की एक पुस्तक चलती है समकालीन भारत, कक्षा 10 समकालीन भारत, उसका गहनता के साथ एक एक बिंदु का विस्तारित अध्ययन करेंगे जोश और जुनून के साथ। तो अपन कल अध्ययन कर रहे थे भू उपयोग के बारे में। जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने अध्ययन किया था भू उपयोग के बारे में, जिसमें वन थे, बंजर भूमि थी, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि थी, है ना, निवल बोया गया क्षेत्र था। इनके बारे में अपन ने विस्तार से अध्ययन किया है। आज अपन देखेंगे भूमि निम्नीकरण। देखो, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण एवं उपाय। देखो, भूमि का निम्नीकरण कैसे होता है, उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है और उसके उपाय क्या क्या है। तो हेडिंग लगाइए भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि निम्नीकरण, संरक्षण और उपाय। हेडिंग लगाइए भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण, निम्नीकरण, संरक्षण और उपाय। भूमि निम्नीकरण, संरक्षण और उपाय। एक तो भूमि निम्नीकरण कैसे होता है और इसका क्या क्या संरक्षण हो सकते हैं, क्या क्या इसके उपाय हो सकते हैं। संरक्षण और उपाय, इसका अपन अध्ययन करेंगे आज। तो अपनी हेडिंग क्या हो गई, भूमि निम्नीकरण। नाम से पता चल रहा है भूमि का निम्नीकरण। फिर बाद में आया है संरक्षण और उपाय। इसके संरक्षण क्या हो सकते हैं और इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में अपन विस्तारित अध्ययन करेंगे। वनों की कटाई। देखो, भूमि निम्नीकरण के अंतर्गत क्या आता है, वनों की कटाई या अतिचारण। देखो, सबसे पहले आता है वनों की कटाई। साथ ही साथ लिखते चलिए, वनों की कटाई। भूमि निम्नीकरण के अंतर्गत वनों की कटाई। वनों की कटाई से भी भूमि का निम्नीकरण होता है। वनों की कटाई। देखो, वनों की कटाई। अति पशुचारण। अति पशुचारण दूसरा कौन सा है, अति पशुचारण। अति पशुचारण, अति पशुचारण। देखो, वनों की कटाई हो गई, अति पशुचारण हो गया, खनन हो गया। कौन सा, खनन। देखो, खनन के कारण भी भूमि का निम्नीकरण होता है। तो कौन सी क्रियाएं हो गई, खनन क्रियाएं। इसके अलावा जलाक्रांता इत्यादि क्रियाओं से। देखो, इसके अलावा हो गई जलाक्रांता, 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 जलाक्रांता इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और कौन सा हो गया, देखो, वनों की कटाई हो गई, अति पशुचारण हो गया, खनन हो गया और जलाक्रांता हो गया। इत्यादि क्रियाओं से भूमि की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। देखो, इत्यादि क्रियाओं से भूमि की गुणवत्ता में किसमें कमी आ जाती है, भूमि की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। भूमि की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, में कमी आ जाती है, में कमी आ जाती है। किसमें कमी आ जाती है, देखो, भूमि की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, जिसे भूमि का निम्नीकरण कहा जाता है। जिसे भूमि का, एक बार लिखिए, जिसे भूमि का निम्नीकरण कहा जाता है। निम्नीकरण कहा जाता है। निम्नीकरण कहा जाता है। देखो, एक एक को अपन समझते हैं। वनों की कटाई, अगर लगातार मनुष्य वनों की कटाई करता रहेगा तो कई बार तो क्या करता है, मनुष्य वनों की कटाई के साथ साथ बिल्कुल वृक्षों को उखाड़ देता है नीचे से, जिसके कारण जो भूमि है उसमें अपर्दन क्रिया होने लग जाती है। तो उसमें भी भूमि की गुणवत्ता घट जाती है, क्योंकि जो ऊपरी परत है, उपजाऊपन वाली परत है, उसका ह्रास होता है। तो ये वनों की कटाई है, ये भी भूमि निम्नीकरण का कारण है। अति पशुचारण, अगर मान लीजिए बड़ी मात्रा में अगर आप पशुओं को अपन जंगलों में छोड़ देते हैं
तो जंगलों में पशु क्या करेंगे, अगर उनका सीमित क्षेत्र हो तो सीमित क्षेत्र में ही दोब खाएंगे या सीमित क्षेत्र में ही जो चारा है उसका उपयोग करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर उनको खुला छोड़ दिया जाता है तो बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में वो चारों तरफ घूमते हैं और जो चारा है, जो चारा फसल है उसको खाते हैं। खाने के बाद देखो, जब तक भूमि के अंतर्गत पेड़ पौधे या चारा फसलें नहीं होंगी तब तक भूमि की जो रुकावट है या अपर्दन की क्रिया है वो नहीं रुक पाएगी। तो लगातार पशुचारण करने से वो दोब है या फिर जो चारा है उसको तो पशु खा जाते हैं, उसके बाद जो भूमि का अपर्दन होना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही भूमि का अपवर्दन होगा तो उसी को क्या बोला जाता है, भूमि का निम्नीकरण, क्योंकि भूमि का कटाव होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है खनन क्रिया। खनन क्रिया के माध्यम से भी क्या करते हैं, खनन क्रिया का मतलब क्या है, खानों से। किससे, खानों से, जिसमें अपन संसाधन निकालते हैं खानों के माध्यम से। बहुत गहरी गहरी कूप की खनन होता है, धरातलीय खनन होता है, ऐसे खनन क्रिया करके अपन जो संसाधन निकालते हैं। तो खनन क्रिया से भी क्या है, अपन जैसे ही संसाधन निकालते हैं तो संसाधनों को तो निकाल लेते हैं, धातुओं को तो निकाल लेते हैं, उसके बाद जो खनन है, जो अपन ने खोदा है खड्डा, उसको वैसे की वैसे छोड़ देते हैं। लगातार दोबारा बारिश आएगी तो बारिश आने से वहां पर कटाव और अत्यधिक हो जाएगा, जिससे भी भूमि का निम्नीकरण होता है। जलाक्रांता, अगर मान लीजिए कोई सिंचित क्षेत्र है या कोई गड्ढे वाला क्षेत्र है, मतलब जहां पर झीला ज्यादा है, इस वजह से वहां लगातार पानी आता रहता है। लगातार पानी आने से वहां क्या हो जाता है, भूमि के अंदर जो नाइट्रोजन पाया जाता है या भूमि के अंदर जो क्षार पाया जाता है या लवण पाया जाता है वो ऊपर आ जाता है, धरती की ऊपरी परत पर आ जाता है, जो उपजाऊपन वाली परत है उस पर आ जाता है। उसको आने के बाद जैसे ही अपन फसल क्रिया करते हैं तो वो नहीं हो पाती है, तो इससे क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़, देखो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इस समय कितनी भूमि निम्नीकृत है, 13 करोड़ हेक्टेयर। देखो इस समय लिखिए, इसमें इस समय भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर, कितने करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। भूमि कैसी है, निम्नीकृत है। देखो अगर प्रश्न आ जाए भारत में कितने हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है तो उसमें आएगा 13 करोड़। अब इसके संरक्षण व उपाय देख लेते हैं। मान लीजिए ये करने से तो इसमें क्या हो रहा है, भूमि में निम्नीकरण हो रहा है, भूमि की गुणवत्ता में कमी आ रही है, तो इसके संरक्षण और उपाय, तो हेडिंग लगाइए संरक्षण और उपाय। भूमि निम्नीकरण के संरक्षण और उपाय। संरक्षण और उपाय, क्या संरक्षण हो सकते हैं, क्या क्या उपाय हो सकती है, जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है उसके क्या क्या संरक्षण और क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उसका एक एक बिंदु का अपन जोश और जुनून के साथ अध्ययन करेंगे। तो पहला है वनारोपण। पहला क्या है, वनारोपण। वन, लगातार अपन वनों का रोपण करेंगे तो भूमि का कटाव रुक जाएगा और भूमि की गुणवत्ता बनी रहेगी। तो क्या आएगा, वनारोपण। वनों का रोपण करते रहना चाहिए, वनारोपण। पहला क्या हो गया, वनारोपण। दूसरा हो गया चारागाहों का समुचित प्रबंधन। देखो चारागाह क्षेत्र है उनका समुचित प्रबंधन, तो दूसरा लिखिए चारागाह क्षेत्रों का समुचित प्रबंधन। चारागाह क्षेत्रों का समुचित प्रबंधन। चारागाह क्षेत्रों का समुचित प्रबंधन लिख लेते हैं, प्रबंधन। देखो पहला हो गया वनारोपण, दूसरा हो गया चारागाह क्षेत्रों का समुचित प्रबंधन, अर्थात चारागाह क्षेत्र निश्चित होने चाहिए। भाई प्रत्येक गांव को एक निश्चित चारागाह क्षेत्र देना चाहिए ताकि अति पशुचारण की व्यवस्था रुक सके, जिससे भूमि का अपरदन भी रुक सके। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन लिखिए नंबर 3 पर। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन।
बंजर भूमि का उचित प्रबंधन के माध्यम से भी अपन जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है उसको रोक सकते हैं। उसके अलावा खनन नियंत्रण, देखो जो खानों के माध्यम से जो संसाधन निकाले जा रहे हैं उन पर भी क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। तो खनन नियंत्रण, तो लिखिए इसी में खनन नियंत्रण के माध्यम से, खनन नियंत्रण के माध्यम से भी अपन क्या कर सकते हैं, भूमि के निम्नीकरण को रोका जा सकता है। खनन नियंत्रण, खनन नियंत्रण, देखो खनन नियंत्रण के माध्यम से भी, क्योंकि लगातार जो विनिर्माण कर रहे हैं जो उद्योग, जिन क्षेत्रों में विनिर्मित क्रियाएं ज्यादा हो रही हैं उन क्षेत्रों में खनन क्रिया लगातार बढ़ती जा रही है, तो उनका नियंत्रण करने से भी अपना जो भूमि का निम्नीकरण क्षेत्र है उसको रोका जा सकता है। पेड़ों की रक्षक मेखला, देखो पेड़ों की रक्षक मेखला के माध्यम से भी भूमि के निम्नीकरण को रोका जा सकता है। पेड़ों की रक्षक मेखला, ये नया शब्द आ गया, रक्षक मेखला, रक्षक मेखला, मेखला, पेड़ों की रक्षक मेखला, देखो पेड़ों क्यों लगातार जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें जगह जगह लाइन वाइज क्या लगा देना चाहिए, पेड़, ताकि जैसे भी कभी भी वर्षा होगी तो वर्षा का पानी अचानक सीधा नहीं आए, सीधा नहीं आके वो रुक रुक कर आए। जो रुकने से क्या हो जाता है, पेड़ों की रक्षक मेखला के माध्यम से वो पानी का रुकावट हो जाता है, जिस वजह से पानी धीरे धीरे नीचे आता है। इस वजह से भूमि का अपरदन नहीं होता है, अर्थात भूमि का निम्नीकरण नहीं होता है। इसके अलावा जो रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियां लगाकर, देखो जो रेतीले टीले हैं वहां पर कौन सी झाड़ियां लगा सकते हैं अपन, कांटेदार झाड़ियां लगा सकते हैं। तो रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि के गुणवत्ता को रोका जा सकता है, या भूमि में जो अपरदन हो रहा है उसको रोका जा सकता है। कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर करना, लगाकर भूमि को स्थिर करना, लगाकर, देखो जो पेड़ों की रक्षक मेखला के माध्यम से भी अपन भूमि के निम्नीकरण को रोका जा सकता है। और रेतीले टीलों पर कौन से वृक्ष लगाकर, कांटेदार वृक्ष या झाड़ियां लगाकर। वनों की कटाई पर रोक लगाकर, देखो वनों की लगातार कटाई हो रही है, अंधाधुंध कटाई हो रही है, उस पर क्या लगा सकते हैं अपन, रोक लगा सकते हैं, ताकि भूमि का निम्नीकरण नहीं हो। तो वनों की कटाई पर रोक लगाकर, अंतिम लिखिए, वनों की कटाई पर रोक लगाकर, वनों की कटाई पर रोक लगाकर भी भूमि के निम्नीकरण से बचाया जा सकता है। तो वनों की कटाई पर रोक लगाकर, कटाई पर रोक लगाकर, रोक लगाकर, वनों की कटाई पर रोक लगाकर भूमि के निम्नीकरण को रोका जा सकता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। तो ये हो गया अपना भूमि का निम्नीकरण और उसके संरक्षण एवं उपाय, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया लगभग। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। इसी प्रकार अपन एक एक बिंदु का जोश और जुनून के साथ अध्ययन करते रहेंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। ठीक है, आगे आता है मृदा संसाधन। अगला टॉपिक कौन सा है, मृदा संसाधन। डेफिनेट इससे एक प्रश्न आने वाला है। कौन सा संसाधन, मृदा संसाधन। तो हेडिंग लगाइए, मृदा संसाधन। कौन सा संसाधन, मृदा संसाधन। मृदा संसाधन, कौन सा संसाधन, मृदा संसाधन। जो भूमि की जो ऊपरी परत है उसको क्या बोला जाता है, मृदा, मृदा संसाधन। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। देखो महत्वपूर्ण भी है और कैसा संसाधन है, प्राकृतिक, क्योंकि ये मानव निर्मित तो हो ही नहीं सकता, तो ये कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। तो मृदा एक महत्वपूर्ण एवं प्राकृतिक संसाधन है। देखिए, मृदा एक महत्वपूर्ण, मृदा
एक महत्वपूर्ण कैसा संसाधन है? महत्वपूर्ण एवं प्राकृतिक संसाधन है। एवं प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है। मृदा कैसा संसाधन है? एक प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है। देखो मिट्टी में ही क्या होती है? खेती होती है। तो इसी में लिखिए मिट्टी में ही, मृदा में ही या मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी में ही खेती होती है। खेती होती है। मिट्टी में ही क्या होती है? खेती होती है। देखो मिट्टी में ही क्या होगी? खेती होती है। मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक निवास है। मिट्टी कई जीवों का क्या है? प्राकृतिक निवास है, क्योंकि मिट्टी में भी बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो मिट्टी में ही कई प्रकार के जीवों का प्राकृतिक निवास है। मिट्टी में ही या मृदा में ही कई प्रकार के देखो मिट्टी में ही कई प्रकार के जीवों का प्राकृतिक निवास है। जीवों का क्या है? प्राकृतिक निवास। जीवों का प्राकृतिक निवास है। कैसा निवास है? प्राकृतिक निवास है। प्राकृतिक निवास है। जीवों का प्राकृतिक निवास है, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो ये बात भी अपनी क्या है? सत्य है, क्योंकि बहुत सारे प्राकृतिक जो जीव हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में ही पाए जाते हैं। उनका निवास स्थान ही क्या है? मिट्टी है। तो देखो मृदा में तापमान, देखो मृदा में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? देखो मृदा में तापमान, पानी के बहाव, मृदा में तापमान, पानी का बहाव, पवन लिखिए। मृदा में तापमान पानी का बहाव, मृदा में तापमान, पानी का बहाव, पवन, भौतिकी और रासायनिक परिवर्तन। पवन, भौतिकी और रासायनिक परिवर्तन। कौन कौन से परिवर्तन? भौतिकी और रासायनिक परिवर्तन। भौतिकी और रासायनिक परिवर्तन। देखो मृदा में तापमान, जो पानी का बहाव है, पवन है, भौतिकी और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है। परिवर्तनों का भी क्या होता है? योगदान होता है। का भी योगदान होता है। देखो मृदा किस पर निर्धारित करती है? मृदा के कौन कौन से कारक हैं? तो तापमान हो गया, पानी का बहाव हो गया, ये क्या है? मृदा के कारक। क्या क्या है? तापमान, पानी का बहाव, पवन, भौतिकी और रासायनिकी परिवर्तनों का भी मृदा में क्या होता है? योगदान होता है। इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और इनके आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया जा सकता है। इनके आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया जाता है। एक बार लिखिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। संभवत आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं। तो मृदा का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण? मृदा का वर्गीकरण। देखो मृदा का वर्गीकरण तापमान, पवन की गति, वर्षा, आर्द्रता, इनके आधार पर किया गया है। तो अपन देखते हैं मृदा का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? मृदा का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? मृदा का वर्गीकरण। तो हेडिंग लगाइए आप, मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण।
मृदा का वर्गीकरण। देखो, तापमान, आर्द्रता, पानी का बहाव, पवन, भौतिकी एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर मृदा का जो वर्गीकरण किया गया है वो इस प्रकार है। पहला है जलोढ़ मृदा। पहली कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। पहली मृदा है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। पहली कौन सी मृदा हो गई? जलोढ़ मृदा। नंबर 2 दूसरी मृदा है। दूसरी कौन सी है? पहली तो कौन सी हो गई? जलोढ़ मृदा। दूसरी कौन सी हो गई? काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा। पहली जलोढ़ मृदा, दूसरी काली मृदा। उसके बाद नंबर 3 पर कौन सी मृदा आएगी? पहली जलोढ़, दूसरी काली मृदा, लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा। तो लाल और पीली मृदा और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा। इसके अलावा लेटराइट मृदा। इसके अलावा कौन सी मृदा है? लेटराइट मृदा। तो लिखिए लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा कौन सी मृदा हुई? लेटराइट मृदा। फिर उसके अलावा मरुस्थलीय मृदा। उसके अलावा मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा? मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा हुई? मरुस्थलीय मृदा। उसके अलावा वन मृदा। वन मृदा। कौन सी मृदा? वन मृदा। वन मृदा। तो देखो मृदा का वर्गीकरण। जलोढ़ मृदा पहली कौन सी हो गई? जलोढ़ मृदा। नंबर 1 पर कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। नंबर 2 पर काली मृदा। नंबर 3 पर लाल व पीली मृदा। नंबर 4 पर लेटराइट मृदा। नंबर 5 पर मरुस्थलीय मृदा और नंबर 6 पर वन मृदा। इस प्रकार तापमान, आर्द्रता या पवनों के बहाव, भौतिकी, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर जो मृदा का वर्गीकरण है वो 6 भागों में किया गया है, जिसका अपन एक एक का विस्तारित अध्ययन करेंगे गहन रूप से। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं, एक एक मृदा का अध्ययन करते हैं। तो पहली मृदा आती है अपनी जलोढ़ मृदा। पहली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। पहली मृदा आती है अपनी जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। तो हेडिंग लगाइए जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। हेडिंग लगाइए जलोढ़ मृदा। मृदा के वर्गीकरण में पहली है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। देखो मृदा के वर्गीकरण में जो अपनी पहली मृदा है वो कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। जो संपूर्ण भारत का उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो लिखिए संपूर्ण उत्तरी मैदान। संपूर्ण कौन सा मैदान? उत्तरी मैदान। उत्तरी भारत का विशाल मैदान। संपूर्ण उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है। जलोढ़ मृदा से निर्मित है। संपूर्ण उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा, संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है। जलोढ़ मृदा से निर्मित है। संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है वो कौन सी मृदा से निर्मित है? जलोढ़ मृदा से। अब जलोढ़ मृदा क्या होती है? जब हिमालयी क्षेत्रों से जब नदी आती है तो अपने साथ जो मिट्टी लाती है, गाद लाती है, कंकड़ पत्थर लाती है, तो उनका जमाव, देखो पर्वतीय क्षेत्रों में तो कर नहीं सकती क्योंकि उसकी रफ्तार तेज होती है, ढाल तिरछा होता है, लेकिन जैसे ही मैदानी भागों में आती है तो उनका जमाव कर देती है। तो उन जमाव से जो मृदा बनती है, जो बिल्कुल बारीक कण वाली मृदा होती है, उसको बोला जाता है जलोढ़ मृदा, जो काफी उपजाऊ होती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। कौन सी मृदा में? जलोढ़ मृदा में। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहां कृषि कार्य सर्वाधिक होता है। कौन सा कार्य सर्वाधिक होता है? कृषि कार्य। क्योंकि जलोढ़ मृदा होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। तो लिखिए जलोढ़ मिट्टी 3 महत्वपूर्ण हिमालयी नदी तंत्र। लिखिए
जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा तीन महत्वपूर्ण हिमालयी तंत्र, हिमालयी तंत्र वाली नदियां हैं। हिमालयी तंत्र, तीन महत्वपूर्ण हिमालयी तंत्र, तीन महत्वपूर्ण हिमालयी तंत्र कौन कौन से हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। सिंधु, गंगा, सिंधु, गंगा और तीसरी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। देखो जलोढ़ मृदा तीन महत्वपूर्ण हिमालयी तंत्र सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमा की जाती है, नदियों द्वारा जमा की जाती है, ब्रह्मपुत्र द्वारा जमा की जाती है, द्वारा जमा की जाती है। तो तीन कौन से महत्वपूर्ण हिमालयी तंत्र हो गए जिससे सर्वाधिक जो जलोढ़ मृदा का जमाव होता है, तो वो कौन कौन सी हो गई? सिंधु व उसकी सहायक नदियां, गंगा एवं उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियां द्वारा लाए गए जो मिट्टी के अवसाद हैं, तो वो मैदानी भागों में आते ही उसका जमाव कर देती है। उसको क्या बोला जाता है? जलोढ़ मृदा, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। और जो डेल्टाई क्षेत्र हैं उनमें भी क्या पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से रेत, गाद, मिट्टी से निर्मित मैदान है। ये जलोढ़ मृदा वाले रेत, गाद, जलोढ़ मृदा मैदान, जलोढ़ मृदा मैदान, रेत, गाद, रेत, गाद, इसमें क्या क्या पाई जाती है? रेत पाई जाती है, गाद पाई जाती है और मिट्टी से निर्मित मैदान, वह मिट्टी से निर्मित मैदान। जलोढ़ मृदा मैदान, रेत, गाद व मिट्टी से निर्मित है, मिट्टी से निर्मित है, जिनको कौन लेके आती है? नदियां लेके आती है। कौन सी नदियां लेके आती हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां मिट्टी से निर्मित है, मिट्टी से निर्मित है, इसमें रेत हो गई, गाद हो गई और उसमें मिट्टी पाई जाती है मैदानी भागों में। ठीक है। इसके अलावा देखो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के प्रकार, देखो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा जाता है। इससे पहले अपन दो लाइन और लिखेंगे इसमें। जलोढ़ मृदा के मैदान में, जलोढ़ मृदा के मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो उपजाऊ क्षेत्र है, घनत्व पाया जाता है, क्योंकि वह सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। कैसा क्षेत्र? उपजाऊ क्षेत्र, कृषि कार्य ज्यादा होता है उसमें, तो लोगों का निवास भी ज्यादा होगा। उपजाऊ क्षेत्र, सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। अब देखो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण किया गया है दो भागों में, एक होती है बांगर और दूसरी होती है खादर। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। इसी के साथ देखो इसी प्रकार एक एक बिंदु का गहन विस्तारित अपन अध्ययन करेंगे, जोश और जुनून के साथ, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूं आपका प्रश्न, एक भी प्रश्न इन नोट्सों से बाहर नहीं जाएगा। विश्वास के साथ आप इन नोट्सों का अध्ययन कर सकते हैं। जिस भाई या बहन को विश्वास नहीं है वो अपनी क्लास को स्किप कर सकता है बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो एसएस के पोर्शन में सबसे सीधा टॉपिक और सबसे सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं, वो अपनी ज्योग्राफी से आएंगे, समकालीन भारत से। इसके अलावा और जो बुक हैं वो थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती हैं। तो जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण, तो लिखिए इसमें आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण। आयु के आधार पर
जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण आयु के आधार पर, किसके आधार पर? आयु के आधार पर, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण, जलोढ़ आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो कितने भागों में बांटा गया है? आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? बांगर व खादर। कौन कौन सी? बांगर व खादर। तो 2 भागों में बांटा जा सकता है इनको, बांगर व खादर। पहली कौन सी हो गई? बांगर। पहली कौन सी है? बांगर। तो नंबर 1 लिखिए बांगर। कौन सी? बांगर। नंबर 1 बांगर और नंबर 2 खादर। नंबर 2 पे कौन सी है? खादर। तो कितने भागों में बांटा गया है? 2 में। खादर नंबर 2 खादर। तो इस प्रकार 2 भाग है इसके। कितने भाग हैं? 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? आयु के आधार पर। जो जलोढ़ मृदा है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहली कौन सी है? खादर, ये बांगर। और दूसरी कौन सी है? खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा, देखो इसकी विशेषता देखें तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तो लिखिए इसमें पुरानी जलोढ़ मृदा को, पुरानी जलोढ़ मृदा को, पुरानी जलोढ़ मृदा को, जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, कहा जाता है। जबकि नवीन जलोढ़ मृदा को, जबकि नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। जबकि नवीन जलोढ़ मृदा को, नवीन जलोढ़ मृदा को, जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है, खादर कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बांगर मृदा किसे कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा को, कौन सी जलोढ़ मृदा को? पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। जबकि आपसे पूछा जाए खादर मृदा किसे कहते हैं, तो नवीन जलोढ़ मृदा को, कौन सी जलोढ़ मृदा को? नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खादर और बांगर का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों खादर और बांगर। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। इस मृदा में कंकर पत्थर अधिक पाए जाते हैं। जो बांगर मृदा है इसमें कंकर पत्थर अधिक पाए जाते हैं। तो लिखिए इस मृदा में कंकर अधिक पाए जाते हैं। इस मृदा में कंकर अधिक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अब जिस मृदा में कंकर अधिक पाए जाएंगे तो उनका उपजाऊपन भी कैसा होगा? कम होगा। तो यह भूमि कम उपजाऊ होती है। तो इसी में लिख सकते हैं यह भूमि कम उपजाऊ होती है। यह भूमि कैसी होती है? कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है। खादर और बांगर में जो सबसे कम उपजाऊ भूमि होती है वो कौन सी होती है? बांगर भूमि होती है। अब ये खादर भूमि है तो नवीन जलोढ़ मृदा है जो नदियों द्वारा लाई जाती है, जो नवीन ताजा जलोढ़ मृदा होती है उसमें गुणवत्ता अधिक पाई जाती है। तो इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन कार्य भी होता है, सबसे ज्यादा फसल का कार्य भी कौन सी मृदा में होता है? नवीन जलोढ़ मृदा में होता है। और इसमें जो मिट्टी के कण है वो महीन पाए जाते हैं। इसमें मृदा के कण कैसे पाए जाते हैं? महीन कण होते हैं। इसमें मृदा के, इसमें लिखिए खादर में, इसमें मृदा के महीन कण पाए जाते हैं। महीन कण पाए जाते हैं, महीन कण पाए जाते हैं। कैसे कण पाए जाते हैं? महीन कण पाए जाते हैं इसमें खादर में। जबकि बांगर में कंकर पाए जाते हैं। यह अधिक उपजाऊ भूमि होती है। एक लाइन और लिख लीजिए इसमें, यह अधिक उपजाऊ, क्योंकि बांगर की अपेक्षा खादर अधिक उपजाऊ भूमि होती है। तो यह अधिक उपजाऊ भूमि होती है, अधिक उपजाऊ, यह अधिक उपजाऊ भूमि होती है, भूमि होती है। कौन सी? खादर। जबकि बांगर कम उपजाऊ
भूमि होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं जोश और जुनून के साथ। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं दूसरी मृदा। देखो जलोढ़ मृदा पूरी हो गई, दूसरी मृदा लेते हैं। कौन सी मृदा? काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा। तो किसकी बारी आती है? काली मृदा की। तो हेडिंग लगाइए काली मृदा, हेडिंग लगाइए काली मृदा। दूसरी कौन सी मृदा आती है? काली मृदा। इसी प्रकार अपन एक एक बिंदु का गहन विस्तारित अध्ययन करेंगे जोश और जुनून के साथ। प्रत्येक उस प्रश्न को अपन हल करेंगे जो अपने सिलेबस में हो या फिर सिलेबस से बाहर हो, लेकिन अपने एग्जाम में आ सकता है। उन प्रश्नों का भी अपन इसमें समावेश करेंगे जोश और जुनून के साथ, धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से। तो लिखिए काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा। नंबर 2 पे काली मृदा, काली मृदा। देखो नाम से ही पता चल रहा है कौन सी मृदा है? काली मृदा है। इसका रंग कैसा है? काला रंग है। देखो नाम से ही पता चल रहा है कौन सी मृदा है? काली मृदा है। कैसी मृदा है? काली मृदा है। काली मृदा का नाम इसके काले रंग के कारण पड़ा। तो लिखिए इसमें काली मृदा का नाम, काली मृदा का नाम, मृदा का नाम इसके काले रंग के कारण पड़ा। इसके काले रंग, कौन सा रंग? काले रंग के कारण पड़ा, के कारण पड़ा। इसको रैगर मृदा भी कहा जाता है। इसको कौन सी मृदा कहा जाता है? रैगर मृदा भी कहा जाता है। तो लिखिए इसको रैगर मृदा भी कहा जाता है। इसको रैगर मृदा। कौन सी मृदा? रैगर मृदा, रैगर या रैगुर मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा जो काली मृदा है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये कपास की खेती के लिए उचित मानी जाती है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। देखो यह मृदा, यह मृदा, यह मृदा कपास की खेती के लिए, यह मृदा कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए, खेती के लिए, कपास की खेती के लिए उचित मानी जाती है। कपास की खेती के लिए उचित मानी जाती है, उचित मानी जाती है, उचित मानी जाती है। इसलिए इसे, इसलिए इसे, इसलिए इसे काली कपासी मृदा, इसलिए इसे कौन सी कपासी मृदा? काली कपासी मृदा, काली कपासी मृदा, काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। जोश और जुनून के साथ काली कपासी मृदा कहा जाता है, कहा जाता है। कौन सी मृदा कहा जाता है? काली कपासी मृदा। तो अगर नाम आ जाए रैगुर मृदा किसे कहा जाता है? तो काली मृदा को कहा जाता है। काली कपासी मृदा किसे कहा जाता है? तो भी रैगुर मृदा को कहा जाता है। यह मृदा स्वतः जुताई के लिए प्रसिद्ध है। यह मृदा स्वतः जुताई के लिए प्रसिद्ध है। कैसे है जुताई के लिए? तो एक बार लिखिए यह मृदा, यह मृदा स्वतः, स्वतः का मतलब अपने आप, स्वतः जुताई के लिए प्रसिद्ध है। जुताई के लिए, जुताई के लिए प्रसिद्ध है। स्वतः जुताई के लिए
प्रसिद्ध है, क्योंकि जैसे ही काली मिट्टी में पानी देते हैं और थोड़े दिन बाद अगर उसको छोड़ देते हैं, मान लीजिए वर्षा हो गई, थोड़े दिन बाद उसको छोड़ दिया, तो उसमें क्या है, ऑटोमेटिक दरारें पड़ जाती है और दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि उसकी जुताई कर दी गई हो, जैसे कि उसकी जुताई कर दी गई हो। इसलिए इस मृदा को स्वतः जुताई के लिए, किसके लिए, स्वतः जुताई के लिए भी प्रसिद्ध मृदा माना जाता है। तो देखो काली मृदा जो है, काली मृदा का नाम इसके काले रंग के कारण पड़ा, इसको रैगर मृदा, कौन सी मृदा, रैगर मृदा, रैगर मृदा भी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए, देखो ये प्रश्न आया हुआ है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है, तो काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित मानी जाती है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। और यह मृदा स्वतः जुताई के लिए भी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, स्वतः जुताई के लिए भी प्रसिद्ध है। काली मृदा दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। सर्वाधिक जो काली मृदा है ये दक्कन के पठार में पाई जाती है। तो लिखिए काली मृदा क्षेत्र, क्षेत्र क्षेत्र मतलब कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, दक्कन पठार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, कौन कौन सा क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। देखो दक्कन के पठार के जो उत्तरी पश्चिमी, देखो दक्कन के पठार का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, जिसमें मुख्य रूप से 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 महाराष्ट्र, 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 कौन सा राष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा, कौन सा क्षेत्र, मालवा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, कौन सा प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कौन सा गढ़, छत्तीसगढ़, 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 कौन कौन से क्षेत्र हो गए, जिसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र हो गया, मालवा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ के पठारों में तथा कृष्णा व गोदावरी की घाटियों में पाई जाती है, तथा छत्तीसगढ़ तथा कृष्णा व गोदावरी, कृष्णा व गोदावरी जो नदियां हैं, कृष्णा व गोदावरी, कृष्णा व गोदावरी, कृष्णा व गोदावरी के क्षेत्रों में पाई जाती है, के क्षेत्रों में पाई जाती है, के क्षेत्रों में पाई जाती है। मुख्य रूप से कौन सा पठार हो गया, दक्कन का पठार में पाई जाती है। इसी प्रकार अपन एक एक बिंदु का गहन विस्तारित अध्ययन करेंगे, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। देखो काली मृदा, इसके काले रंग के कारण इसको काली मृदा नाम पड़ा, इसको रैगर मृदा भी कहा जाता है, इसको काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। किस खेती के लिए, कपास की खेती के लिए ये सर्वोत्तम मृदा है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वतः जुताई के लिए भी प्रसिद्ध है। दक्कन के पठार इसका मुख्य क्षेत्र है, दक्कन का पठार का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र इसका मुख्य क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा कृष्णा व गोदावरी के क्षेत्र हैं। देखो मालवा, मालवा कहाँ है, मालवा गुजरात में, कौन से क्षेत्र में, गुजरात में। तो आप ध्यान रखने के लिए लिख सकते हो इसमें गुजरात, मालवा कहाँ है, गुजरात में, मालवा कहाँ है, गुजरात में। इस प्रकार इसका विस्तारित अध्ययन किया है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं। कौन सी मृदा की अगली, लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा। तो लिखिए लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा नंबर 3 पर आती है, लाल और पीली मृदा। तो नंबर 3 लगाइए, लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा।
कौन सी मृदा जाती है? लाल और पीली मृदा। कौन सी मृदा? लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन का पठार में, लाल मृदा दक्कन के पठार में, देखो लिखिए, लाल मृदा दक्कन के पठार में, सॉरी, तो लिखिए लाल मृदा दक्कन के पठार में, कौन से पठार में? लाल मृदा दक्कन के पठार में, देखो लाल मृदा कौन से पठार में? दक्कन के पठार में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर, देखो रवेदार आग्नेय चट्टानों पर, देखिए रवेदार आग्नेय चट्टानों पर, रवेदार आग्नेय चट्टानों पर, कौन सी चट्टानों पर? रवेदार आग्नेय चट्टानें हैं, चट्टानों पर। आग्नेय चट्टानों का मतलब जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित हो। रवेदार आग्नेय चट्टानों पर, रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है, कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। तो देखिए इसमें कम वर्षा वाले, कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है, कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। इसका भी पठार तो कौन सा है? दक्कन का पठार है। इसमें भी पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है। अब ये बार बार दक्कन का पठार आ रहा है, तो ये कौन कौन से राज्य होंगे जिसमें दक्कन का पठार आएगा? महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और गुजरात हो गया। तो इसमें लिख सकते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। देखो दक्कन के पठार में महाराष्ट्र, दक्कन का पठार कहां पाया जाता है? महाराष्ट्र प्लस मध्य प्रदेश प्लस गुजरात, प्लस गुजरात। कौन सी रात? गुजरात। इसमें कौन सा पठार है? दक्कन का पठार है, जो रवेदार आग्नेय चट्टानों, रवेदार आग्नेय चट्टानों पर पाया जाता है। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये लाल और पीली मृदा का विस्तार पाया जाता है। लाल व पीली मृदा के क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्रों में कौन कौन सा क्षेत्र आएगा? ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदान। तो लिखिए मुख्य क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र ओडिशा, कौन सा ओडिशा? ओडिशा, ओडिशा पहला कौन सा क्षेत्र हो गया? ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा का मैदान। ओडिशा, छत्तीसगढ़, कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा का मैदान। कौन सा मैदान? मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल और पीली मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं में, इन मृदाओं का लाल रंग, देखो इन मृदा का लाल रंग रवेदार आग्नेय व, देखिए इन मृदाओं का लाल रंग, देखिए इसमें आगे इसकी विशेषताओं में, इन मृदाओं का लाल रंग, मृदाओं का कौन सा रंग? लाल रंग, लाल रंग। तो इस मृदा का लाल रंग क्यों पाया जाता है? तो इन मृदाओं का जो लाल रंग है वो रवेदार आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों में, देखो लाल रंग रवेदार व आग्नेय, रवेदार आग्नेय, आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों में, कौन सी चट्टानों में? रूपांतरित, मतलब जो रूप में परिवर्तित करती हो, रूपांतरित चट्टानों में, चट्टानों में देखो रवेदार आग्नेय, रवेदार आग्नेय व कौन सी चट्टानों में? रूपांतरित चट्टानों में। रवेदार आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों में लोहे धातु के प्रसारण के कारण होता है, लोहे धातु के प्रसारण के कारण इनका लाल रंग होता है, लोहे धातु के प्रसारण के कारण होता है। तो लिखिए लोहे धातु के प्रसारण के कारण, लोहे धातु के प्रसारण के कारण, प्रसारण के कारण, प्रसारण के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग हो जाता है, प्रसारण के कारण। देखो लोहे धातु के प्रसारण के कारण जो मिट्टी का लाल रंग पाया जाता है वो
लाल हो जाता है। लाल होने का कारण क्या है? लोहे धातु का प्रसारण। क्या है? लोहे धातु का प्रसारण। देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और देखो इसका लाल रंग का तो पता चल गया भाई लोहे धातु के प्रसारण के कारण होता है, जबकि इनका पीला रंग जल योजन के कारण होता है। जबकि इनका पीला रंग, जबकि इस मिट्टी का पीला रंग, जबकि इसका पीला रंग, इसका कैसा रंग? पीला रंग। पीला रंग किसके कारण होता है? जल योजन के कारण होता है। जल योजन के कारण, ये अपने को याद रखना है। इसके कारण, जल योजन के कारण, जल योजन के कारण, जल योजन के कारण। देखो लाल रंग तो हो रहा है लोहे धातु के प्रसारण के कारण, जबकि पीला रंग हो रहा है जल योजन के कारण। ये दोनों ही मुख्य बिंदु है, इनको अपने को याद रखना है। अगली चलती है मृदा लैटराइट मृदा। कौन सी मृदा? लैटराइट मृदा। तो नंबर 4 हेडिंग लगाइए, लैटराइट मृदा। नंबर 4 हेडिंग लगाइए, कौन सी मृदा? लैटराइट मृदा। तो नंबर 4 हेडिंग लगाइए, कौन सी मृदा? लैटराइट मृदा। कौन सी मृदा है? लैटराइट मृदा। लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है। ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द है? लेटर। तो लैटराइट शब्द लिखिए, लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है। कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है। ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है। अगर प्रश्न आ जाए लेटराइट शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का जो लेटर शब्द है उससे इसका शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। देखो लेटर, इसमें एक ही मात्रा आएगी, जिसका अर्थ ईंट। जिसका अर्थ क्या है? ईंट। तो लिखिए जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट। जिसका अर्थ क्या है? ईंट। जिसका अर्थ क्या है? ईंट। जिसका अर्थ होता है ईंट। लैटराइट मृदा का निर्माण वहां होता है, लैटराइट मृदा का निर्माण वहां होता है जहां तापमान के साथ भारी वर्षा होती है, जहां तापमान के साथ भारी वर्षा होती है। तो लिखिए लैटराइट मृदा का निर्माण वहां होता है, लैटराइट मृदा का निर्माण वहां होता है या उन क्षेत्रों में होता है, उन क्षेत्रों में होता है जहां तापमान के साथ क्या होती है? भारी वर्षा। तापमान के अधिक हो, तापमान के कैसा हो? उच्च हो, और तापमान के साथ भारी वर्षा होती हो। अब सबसे ज्यादा तापमान और भारी वर्षा कहाँ होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के आसपास होती है। भारी वर्षा से निछालन होता है, लेकिन भारी वर्षा से क्या होता है? इस मृदा में निछालन होता है। लिखिए भारी वर्षा से निछालन होता है। भारी वर्षा से क्या होता है? निछालन होता है। भारी वर्षा से निछालन होता है। भारी वर्षा से क्या होता है? निछालन होता है और जीवाणु मर जाते हैं। और भारी वर्षा के कारण निछालन होता है और निछालन से क्या हो जाता है?
जो जीवाणु पाए जाते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। जो लैटराइट मृदा में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। तो और जीवाणु मर जाते हैं, निक्षालन होता है और जीवाणु मर जाते हैं, और जीवाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, मर जाते हैं। देखो भारी वर्षा के कारण क्या होता है, निक्षालन होता है। भारी वर्षा के कारण निक्षालन होता है और जो जीवाणु पाए जाते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। इस कारण लैटराइट मृदा में, देखो इस कारण लैटराइट मृदा में हुमस न के बराबर या बिल्कुल भी नहीं होती है। इस कारण लिखिए, इस कारण लैटराइट मृदा में, लैटराइट मृदा में ह्यूमस न के बराबर या बिल्कुल भी नहीं होती है, या बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, नहीं होती है। क्या नहीं होती है, ह्यूमस की मात्रा अर्थात जीवाणु रहित, देखो इस कारण लैटराइट मृदा में जो ह्यूमस की मात्रा होती है वो बिल्कुल नहीं होती है और या न के बराबर होती है। तो इसके मुख्य क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो लिखिए मुख्य क्षेत्र केरल, कौन सा रल, केरल, कर्नाटक। देखो पहला क्षेत्र कौन सा हो गया, केरल, फिर दूसरा कौन सा हो गया, कर्नाटक, इसके साथ तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, कौन सा नाडु, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम, कौन सा सम, असम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो लिखिए के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सबसे कम ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है वो कौन सी मृदा में पाई जाती है, लैटराइट मृदा में, जो किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है। ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द है, लेटर से लिया गया है। और ये मृदा कहाँ पाई जाती है, जिसका अर्थ क्या है, ईंट है। और ये मृदा कहाँ पाई जाती है, जहां पर तापमान भी क्या हो, तापमान भी अधिक हो और उसके साथ भारी वर्षा होती हो, उसके साथ क्या होती हो, भारी वर्षा होती हो। इस मृदा को खाद के भरपूर प्रयोग से खेती योग्य या खेती लायक बनाया जा सकता है। तो लिखिए इसमें एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर लिखते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो एक लाइन रह जाती है, उसको ऊपर लिख लेते हैं मिटा के। लैटराइट मृदा बिल्कुल नीचे लिखना है, आपके पास जगह होगी तो आपको नीचे लिखना है, मेरे पास थोड़ी जगह नहीं है, इस वजह से मैं ऊपर लिख देता हूं। इस मृदा को लिखिए, इस मृदा को खाद के भरपूर प्रयोग से, खाद के भरपूर प्रयोग से कृषि योग्य बनाया जा सकता है। किसके योग्य, कृषि योग्य बनाया जा सकता है, कृषि योग्य बनाया जा सकता है। बाकी की जो मृदाएं बच गई उनका अध्ययन अपन कल करेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।